बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामे पर अगर बात की जाए, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। जहाँ पे वज़ीर आला सिंध की मुलाकात की बातें थीं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध ने कैटेगोरिकली बात की कि जब तुर्की से इस्लामाबाद वापस आएंगे वज़ीर आज़म, उस वक्त तक मैं कराची पहुंच चुका हूँगा, तो मेरी कोई मुलाकात उनसे नहीं है। ये जो खबरें चल रही हैं कि मैं मुलाकात करने के लिए पहुँचा हुआ हूँ, मेरी मुलाकात इस ज़मन के अंदर कोई नहीं है। अब मौजूदा मंजरनामे पर अगर अपोजिशन को देखें तो अपोजिशन किस हद तक तगड़ी है या अपोजिशन को किस हद तक तगड़ा होने दिया गया है, ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मौजूदा मंजरनामे में अभी इत्तेहाद में शामिल ना होने का फ़ैसला है और मुस्तकबिल करीब में मजलिस आमला या मजलिस शूरा उसका फ़ैसला करेगी, तो उसमें ताख़ीर की वजूहात क्या हैं? क्योंकि ये वक्त आइडियल था अगर कोई भी इत्तेहाद बनना है, तो उसमें अभी तक जो है रुकावटें वो क्या हैं या देरी किस बात की है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तौर के ऊपर जो मसाइल हैं उस पर ओवरकम किस तरीके से होगा और बैरूनी मंजरनामा जो उनके लिए है वो किस हद तक बेहतर हो चुका है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक के सरबरा रऊफ़ हसन साहब ने। रऊफ़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ़ हसन साहब, अगर सबसे पहले देखा जाए बैनुल-अक़वामी मसला जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बना हुआ है, आप क्या समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को किस हद तक एक होने का पैगाम देना है कि जिससे ये जो कॉन्स्पायरेसी थीरी इस वक्त जन्म ले रही है बैनुल-अक़वामी सतह पे भारत की तरफ से, उसका कला कमा किया जा सके? बहुत मेहरबानी जी, वेरी काइंड ऑफ यू जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमने आज दोपहर को एक स्टेटमेंट भी इशू की है जिसमें हमने इन्हीं जज्बात और ख्यालात का इजहार किया है। हमने एक तरफ तो जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उस सिलसिले में जो गरीब लोग हैं जो मारे गए हैं उनसे हमदर्दी का इजहार किया है और पाकिस्तान की जो सेक्रीफाइसेस हैं टेरर को फाइट करने में उनको हमने बयान किया है। और उसके साथ साथ हमने कहा है कि अगर किसी किस्म का कोई कंस्पिरेसी जो है, जैसा कि इंडियन मीडिया इस वक्त उन्होंने प्रचार कर रहा है, वो दिया जाएगा तो पाकिस्तान जो है, तमाम पाकिस्तान अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पीछे इकट्ठी होगी, यकजुबान होगी और इस कंस्पिरेसी को थ्वाट करेगी। तो ये आज हमने स्टेटमेंट जो है वो इशू किया। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला होता है तो फिर पूरी कौम जो है वो एक ही आवाज़ के साथ बोलेगी। राउफ साहब, ये बहुत अच्छी बात है और ये एक ऐसी खबर है कि जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था और बहुत से सियासी जो आपके मुखालफीन थे वो इस पर बिल्कुल उल्टा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। हालांकि आपकी प्रेस रिलीज मेरी नज़र से भी गुजर चुकी, सब तरफ गुजर चुकी, और आज तहरीक इंसाफ ने अपने उस अहद का जो उन्होंने वादा कौम से किया था कि मुश्किल होगी तो हम खड़े होंगे, उसको आपने साबित किया है। अब आगे आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान को इसमें अपना मज़ीद क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को अजीम साहब, मैं दिल से बात करूंगा आपके साथ बिल्कुल खुल के, फ्रेंकली मेरा ख्याल है कि 76 साल तारीख में कभी पाकिस्तान को यूनिटी की इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जितनी कि आज है। और ये यूनिटी जब तक हम जनरेट नहीं करेंगे आपस में और बिखरे रहेंगे तो हिंदुस्तान और बाकी और ताकतें जो कि पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया, वो हमें मज़ीद जो है वो तंग करेंगी और हमारे लिए मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राब किए जाएंगे। अगर आप जियोग्राफिकली और स्ट्रेटिजिकली पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर इस वक्त नज़र डालते हैं तो पाकिस्तान के 4 हमसाए हैं: हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना। हिंदुस्तान के साथ तो हमारे ट्रेडिशनल ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ख़राब रहे हुए हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात इस वक्त है, मेरा ख्याल है कि इससे शायद कभी ख़राब नहीं हुए ज़्यादा। ईरान के साथ हमारी सर्द महरी के ताल्लुकात हैं। चीन ही एक वो मुल्क है जो कि अभी तक पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में जो पिछले कुछ 1-2 सालों से 3 सालों से जो स्ट्रेटिजिक शिफ्ट के आसार नुमाया हो रहे हैं, उससे मेरा ख्याल है कि जी उनमें भी एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो पैदा हो रहा है। सो पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है नज़र दौड़ानी होगी। और एक और बात जिसका मैं जिक्र करता चलूँ कि इस वक्त जो रियासत की तमाम तर ताकत है वो PTI को ख़त्म करने के ऊपर लगी हुई है। ये पिछले 3 साल से ये काम जारी है। मेरा ख्याल है कि रियासत को अब इसको गिव अप कर देना चाहिए और जो यूनिटी है, जो लोगों को मिलाना है, लोगों के ज़ख्मों को हील करना है, मरहम लगानी है, उसका काम जो है वो शुरू करना चाहिए। और PTI जो है इसमें अपना रोल एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत से मुझे यकीन है कि वो अदा करेगी। अच्छा रऊफ साहब, आपको याद होगा कि अक्सर औक़ात बहुत सी सरमोहरियाँ होती हैं, बहुत सी तनाज़ात से
घिरी हुई सूरत हाल होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब पॉलिसी शिफ्ट भी होता है, जब दिल के हाल भी तब्दील होते हैं। अब ऐसा मौका है कि जिसके ऊपर भारत की तरफ से सख्त इकदाम उठाने की बातें हो रही हैं। जो भारतीय अताशी हैं उनको वापस बुलाने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तानियों को वहाँ से बेदखल करने की बातें हो रही हैं, वाघा बॉर्डर की बंदिश के हवाले से बातें हैं। तो ये वो मौका है कि जिस पे यूनिटी का पैगाम दिखाया जा सकता है। ऐसे मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल करीब में उसका मंजरनामा भी दिखाई देता है, अगर हायप्स की मीटिंग में बुलाया जाता है तो बग़ैर किसी उज़र के वहाँ पर जाएंगे? देखिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है और वहाँ जो मसला है, जो इशू है वो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की ताकत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। ये वो मकाम होगा जबकि मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी अकाबरीन को बैठ के रीइटरेशन करनी चाहिए पाकिस्तान की मजबूती में, पाकिस्तान की यूनिटी में। लेकिन उससे पहले मेरी ये बड़ी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि जो 3 साल से पीटीआई के साथ किया जा रहा है, मेरा ख्याल अब वक्त आ गया है कि उसको ख़त्म किया जाए, ताकि ये जो इस वक्त एक डिसयूनिटी की, डिसहार्मनी की जो कैफियत है सारे मुल्क में, और हर कसो नाकस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी उंगलियां उठा रहा है, ये सिलसिला ख़त्म हो और पाकिस्तान भी फाइनली तरक्की की मंजिलों जो है वो मंजिलें वो तय करना शुरू कर सकें। अच्छा, एक असद कैसर साहब भी वापस आ गए हैं और सुना है कि मौलाना साहब के साथ एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। कब बड़ी मीटिंग होने जा रही है मौलाना साहब के साथ, और क्या इम्कानात हैं मौलाना साहब के साथ, क्या मामला फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएंगे? अजीम साहब, मुलाकात तो आज होनी थी लेकिन मेरा ख्याल है कि कल हो रही है। अब इशू जो था वो था कि जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना साहब ने हमसे कुछ वक्त मांगा था और वो वक्त जो था वो मेरा ख्याल है 20 तारीख तक का था। लेकिन इस अरसे में असद कैसर साहब को अपनी फैमिली की कोई इमरजेंसी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ गया और वो जो एक रेगुलर कॉन्टैक्ट हमारा था वो मुनक़ते हो गया, जिसकी वजह से कुछ अनसर्टनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हुई हैं, वो जन्म लिया है उन्होंने। लेकिन मैं फील करता हूँ कि अभी भी मामला रिट्रीव हो सकते हैं। कल की मीटिंग इंपॉर्टेंट है और कल की मीटिंग के नताइज भी कल ही आपको पता चल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है देखिए, जेयूआई के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत इंप्रूव कर चुके हुए हैं, अब वापस नहीं जाया जा सकता। हम लोग, जैसा कि मौलाना साहब ने खुद भी कल या परसों जमात इस्लामी के लीडर के साथ, नईम साहब के साथ बैठ के उन्होंने फरमाया है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई के साथ हमारे ताल्लुकात जो है ज़ाती दुश्मनी के जो होते थे वो ख़त्म हो, वो ना बने और कभी हम उस रास्ते के ऊपर वापस ना जाएं। हम रेसिप्रोकेट करते हैं उन फीलिंग्स को। तो एक तो यह है कि जी जेयूआई के साथ अब हमारी एक लेवल ऑफ कोलैबोरेशन जो है वो जारी रहेगी। जो इशू है इस वक्त जो वो ये है कि क्या वो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में आइन की रिवाइवल के लिए जो कायम हुआ हुआ है उसमें शामिल होके इस जद्दोजहद में हमारे शरीके-कार बनते हैं कि नहीं, इसका फैसला आई एम श्योर कि कल या परसों जो अब मीटिंग यूं ही होती है वो हो जाएगा। और अगर हम वो हमारे शरीके-कार नहीं भी होते तो फिर भी हम उनकी सपोर्ट से, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, कमिट किया हुआ है, उनकी सपोर्ट से बाकी जो हमारे रुफका हैं उनके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, रऊफ साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब का ये कहना है कि आज़म सवाती साहब ने जो एतराफ़ किया उसके बाद इस इत्तेहाद के ऊपर सवालात कुछ उठे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामान के अंदर जो है वो हिमायत हम जारी रखेंगे। अब आज़म सवाती साहब की गुफ्तगू, जिसको आज़म सवाती साहब के बकौल गलत पैराए के अंदर जो है वो पोर्ट्रेट किया गया, क्या समझते हैं कि क्या इस पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होना ज़रूरी है? इस पे तहफ़्फ़ुज़ात होने नहीं चाहिए थे। लेकिन जी, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। बेसिकली 2 बातें हैं। खान साहब ने जो बड़ी वजाहत के साथ खुद उन्होंने फरमाया है, उन्होंने कहा है कि 2 चीज़ें, एक है डायलॉग। उन्होंने कहा है कि डायलॉग जो है वो मैं पहले भी तैयार था, आज भी हूँ और रहूँगा, और हमें पता है इस बात का, हमें पता है कि डायलॉग के बगैर जो है वो मामलात को कुलियतन हल नहीं किया जा सकता। दूसरा उन्होंने कहा है कि मेरी ज़ात के लिए किसी डील की बात है। उन्होंने कहा है कि ना मैंने डील का कभी सोचा है, ना मैंने की है, ना करूँगा। सो अगर बातचीत होगी, डायलॉग होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर होगा कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक अपने रोल अदा करना चाहिए। तो और ये भी उमर साहब ने परसों अपनी स्टेटमेंट में कहा था जी कि अगर किसी स्टेज के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के साथ इन नकात के ऊपर बात होती है तो हम पहले अपने तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी एग्रीमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी जो है वो जेयूआई के लोगों के दिलों में होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कल जब बैठेंगे सब एक टेबल के ऊपर, एक मेज के ऊपर, तो ये मामला जो हैं वो अब भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि तय हो जाए।
क्या देख रहे हैं जी ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जो लड़ाई है? आज पीपल्स पार्टी के भी तर्जमानों ने मुस्लिम लीग की तरफ की तोपों का रुख कर दिया है। आप इसको नूरा कुश्ती समझ रहे हैं, प्रेशर समझ रहे हैं, या फिर ये सब एक बाकायदा प्री प्लान है? देखिए अजीम साहब, दो तीन बातें बड़ी क्लियर हैं जी। नंबर एक बात, सबसे ज्यादा जो दोगलापन है इस वक्त वो पीपल्स पार्टी का है। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को इसको हमायत की इसकी, और इनके सदर साहब ने बिल के ऊपर दस्तखत किए मार्च में, ठीक है। तो उस वक्त क्या इनको ख्याल नहीं आया? अब ये प्रॉब्लम हुआ है उस वक्त जबकि लोगों ने रिएक्ट किया है इस बिल के ऊपर। सारे सिंध में इस वक्त पता है आपको कि हड़ताल हुई है, सड़कें बंद हुई हैं, और मीडिया जो है वो अनफॉर्चुनेटली ये सब खबरें जो है वो नहीं बता पा रहा। तो अब इनको समझ आई कि, और दूसरी बात है ये उमरकोट का जो इलेक्शन हुआ है ना, जिसमें पीटीआई के वोट बैंक में बहुत इजाफा हुआ है और पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में रिगिंग के बावजूद बहुत कमी हुई है, इसने भी उनको एक वेकअप कॉल फॉर दैम बेसिकली। सो एक तो ये है कि ये इनका दोगलापन है, इंतहाई दोगलापन है जो कि पीपल्स पार्टी इस वक्त दिखा रही है। दूसरी बात कि क्या ये इत्तेहाद को छोड़ देंगे? अजीम साहब, पिछले आपके प्रोग्राम में भी बैठ के मैंने अर्ज किया था कि नहीं, ये पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करते रहेंगे, इत्तेहाद को छोड़ना इनका ऑप्शन है ही नहीं है। लेकिन रऊफ साहब यहाँ पे बसद एहतराम, आप कहते हैं कि पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। एक तरफ तारीख पे नहीं देखा गया था कि उनके अपने जलसे में गालियाँ निकाली गई हों, उनकी रैलीज़ के ऊपर हमले किए गए हों, वहाँ के जो अंदरूनी लोग हैं उन्होंने इस हद तक प्रेशर बिल्ड कर दिया हो कि वहाँ पे मूवमेंट उनकी मुश्किल में पड़ गई हो। तो क्या इस सब को बर्दाश्त किया जा सकता है? मेरा ख्याल है आप देखेंगे सर, ये मेरा ख्याल चंद एक दिनों में ये खुल के सामने आ जाएंगे। देखते हैं, शायद मैं गलत हूं, मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मेरा एक अंदाजा जो है वो ये है कि जी ये इत्तेहाद को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उमरकोट के इलेक्शन के बाद मेरे भाई सिंध जो है पीपल्स पार्टी को पता चल गया है कि उनके हाथ से निकल चुका हुआ है। अच्छा, भारत ने सिंध ताश मुआहिदा जो है वो ख़त्म कर दिया है, ऐलान कर दिया है, यानी यहाँ से नज़र आ रहा है कि एक बड़ी चर्चा शुरू होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। तो इसके बाद अब आप क्या समझते हैं, फौरी तौर पर और पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी चाहिए? बिल्कुल बुलानी चाहिए जी, जरूर। देखिए, मिल बैठ के ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है अजीम साहब। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मिल बैठना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा मैं फील करता हूं कि इस वक्त जो है जो तराजू है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, और तराजू को बैलेंस करने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी 2 दफ़ा इसी प्रोग्राम में आपके हजूर अर्ज कर चुका हूं कि जो पीटीआई के साथ रवैया इन्होंने अपनाया हुआ है इस वक्त रियासत ने और हुकूमत ने, वो उसको चेंज करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अगर ये छोटा सा कदम अगर रियासत उठा ले, हुकूमत उठा ले, तो शायद पाकिस्तान जो है वो दोबारा आगे की तरफ बढ़ना जो है वो शुरू कर दे। इस वक्त बिल्कुल जैम होया हुआ है, आगे नहीं बढ़ा जा रहा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, एक नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी डाउनग्रेड किया है IMF ने आपकी जो ग्रोथ रेट को 2.6% तक, और पहले 3 माह में अजीम साहब जो आपकी हुकूमत के स्टेटिस्टिक्स ने ये बताया है कि 1,72,444 बंदे जो हैं पहले 3 माह में वो इस साल के मुल्क से बाहर चले गए हैं। 1,72,444, एंड दिस इज एन ऑल टाइम हाई फिगर। वो क्यों जा रहे हैं बाहर? क्योंकि उनको इस मुल्क की में उम्मीद जो है जो उन्होंने लगा रखी थी वो ख़त्म होती जा रही है। उन्होंने अपनी जो छोटी मोटी उनकी जायदादें थी वो बेच के उन्होंने रखते सफ़र बांधा है कि जी वो अपनी फैमिलीज़ को आप इसमें एक चीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं रऊफ साहब। ये भी देख लें कि हाईएस्ट रेशो है वीज़ा रिजेक्शन की, उसके बावजूद ये तादाद है सर। चला आप जाइए, अभी ये यहाँ ये एक मेरा ख्याल जो ये ब्लू एरिया के पीछे एक पासपोर्ट ऑफिस है, और मैं कभी पिछले 10 सालों में 1-2 दफ़ा गया हूँ अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑफिस है वो, तो चूँकि पैसे ज़्यादा लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5, 10 लोग वहाँ पर मौजूद होते थे। कल आप चलिए, आपको चाय भी पिलाएंगे और वहाँ लेके जाएंगे। अभी आप वहाँ जाइए तो जो लाइनें हैं वो सड़क तक चाहिए। एट एनी गिवन टाइम ऑफ द डे लोग जो है वो पासपोर्ट बना रहे हैं, और जैसा कि आपने अर्ज किया है, आपने फरमाया है, वो
बेग बोरो स्टील जो कुछ भी है, अपने एसेट्स लिक्विडेट करके वो बाहर जाना चाह रहे हैं। तो देखिए, मुल्क के ऊपर मुश्किल हालात हैं, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना हिस्सा डालें ताकि मसाइल हल हों। लेकिन सबसे पहले जो हिस्सा डालना है वो रियासत ने डालना है, वो हुकूमत वक्त ने डालना है, वो बेस्टियंस ऑफ पावर हैं जिनके पास ताकत है इस वक्त, उन्होंने डालना है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस सिलसिले में किसी किस्म की सर, एक आखिरी सवाल, ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या तय पाया आप लोगों को? कौन सी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? ANP ने जो बुलाई। अब मुझे नहीं उसका, मुझे इस सिलसिले में अभी कोई इनपुट नहीं है जी। मैं सारा दिन मसरूफ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चला कि क्या है। मैं आई एम सॉरी, मैं उस पर बात नहीं कर सकूंगा। ठीक, तो बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपकी तरफ से तजावीज़ ये हैं कि ये वो कि जब इत्तेहाद की ज़रूरत है और इस इत्तेहाद में तमाम जो पिछले ग्रीवियंसेस हैं उनका खात्मा करके बुनियादी तौर पे यकजहती के साथ दुनिया को पैगाम देना होगा। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा मंजरनामे पे जहाँ पे सियासी इत्तेहाद का मंजरनामा है, उस पर इस वक्त जो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान का सबसे पहला मसला वो है दिफा और पाकिस्तान की पॉलिसी, सिफारती महाज, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उस कॉन्स्पिरेसी थीरी का मुकाबला करना जो भारत की तरफ से इस वक्त अपनाई जा रही है। कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, उसकी अहमियत के बारे में भी इस वक्त गुफ्तशुनीद होना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में भी बात करेंगे। जमीयत उलमा-ए-इस्लाम फ़े ने इत्तेहाद का फ़ैसला अभी तक क्यों नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और मुस्तक़बिल करीब में मजलिस शूरा का इजलास कब मुमकिन तौर पर मुनक्किद होगा और उसके क्या नताइज हो सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो में तर्जुमान जमीयत उलमा-ए-इस्लाम फ़े असलम ग़ारी साहब ने। असलम ग़ारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम ग़ारी साहब, सबसे पहले तो ये मसला जो इस वक्त बुनियादी तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह के प्रोपेगेंडे की सूरत में तब्दील किया है भारत ने, इसका जवाब हमें बतौर पाकिस्तानी, बतौर सियासी रहनुमा और बतौर हुक्मरान और मजमूई तौर पे किस तरीके से देने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि हम सब पहले पाकिस्तानी हैं, फिर उसके बाद सियासतदान हैं, बल्कि अगर इससे थोड़ा सा आगे कहूँ तो पहले मुसलमान है, फिर पाकिस्तानी है और फिर सियासतदान है। मुझे याद है कि मुफ्ती महमूद साहब जब का अपोजिशन लीडर थे, इंडिया में गए थे, दारुल देवबंद में कोई प्रोग्राम था तो प्रेस पे बात कर रहे थे, तो सहाफ़ियों ने कुछ क्वेश्चन किए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में, उनकी हुकूमत के बारे में। तो मुफ्ती साहब ने वहाँ ये अल्फाज कहे थे कि मैं ये बात पाकिस्तान में करूँगा, यहाँ मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ और मैं यहाँ कोई सियासी उसका अपोजिशन लीडर बन के नहीं आया हूँ। तो बात यह है कि अब जिस वक्त इस तरह के वाक़यात होने चाहिए तो हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी बनना चाहिए, हमारी सबकी सोच एक होना चाहिए, हम अपने उन अदारों के दिफा में उनकी बैक पे हमें खड़ा होना चाहिए, और जो पाकिस्तान के दिफा के लिए जो अदारे अपना काम कर रहे हैं, और ऐसे सूरत हाल में पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। हमारे अख्तलाफात अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन जब वतन है तो सब कुछ है, अगर वतन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो प्रायोरिटी हमारी वतन और पाकिस्तान और वतन और कौम और हम होने चाहिए। ग़ौरी साहब, आज तहरीक इंसाफ ने प्रेस रिलीज जारी करके बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं इस मामले पे, और अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम सबसे आगे खड़े होंगे और हम सारे जो है सबसे पहले पाकिस्तान है। आपने यही बात की है। इस मामले पे तो सारी कौम इकट्ठी हो गई। क्या फौरी तौर पर हुकूमत को इस पे तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये इस सूरत हाल में हुकूमत को उन सबको बुलाना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेक रखते हैं, और उन सब से क्या बैठना चाहिए और हुकूमत को बैठ के उनके साथ एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, सबको एतमाद में लेना चाहिए। फिर इस तरह होता यह है कि जब आप बहैसियत गवर्नमेंट आप किसी को एतमाद में नहीं लेते तो फिर जिसके पास जैसी इन्फॉर्मेशन आती है वो भांत की बोलियाँ बोलनी शुरू कर देता है। इससे भी ये मसाइल पैदा होते हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत को इमीडिएट एक्शन लेते हुए, जैसे कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया उन्होंने, इसी तरह उनको चाहिए कि तमाम पार्टी जितनी भी हैं, कौमपरस्त हैं या जो भी हैं, उन सबको बैठाया जाए और उनको जो सूरत सारी उनके सामने रखी जाए और एक मुश्तरका एलामिया कौम के सामने लाया जाए, और दुनिया को उसका मैसेज जाएगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम यूनाइट और एक स्टेज पर खड़ी हुई है। और ये जो कुछ भी हुआ, ये मकबूजा कश्मीर के अंदर हुआ, वहाँ इंडिया की अपना इलाका है, इंडिया की अपनी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी इंडिया के हवाले है, और उसको बिला वजह जो पुरानी बात है इंडिया की हमेशा कि वो पाकिस्तान की तरफ हर चीज़ को मूव करने की कोशिश करते हैं, अपने सिक्योरिटी कोलैप्स को हमारे गले में ना डालें, वो अपनी सिक्योरिटी को खुद चेक करें। अच्छा ग़ौरी साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे सिंध तास माहिदे से रूगर्दानी, अगर वाघा बॉर्डर देखें तो उसकी बंदिश, फिर उसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक की बातें, इस वक्त का इंतखाब क्यों किया गया?
मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं। जब हुकूमत कमज़ोर होती है तो फिर बाहर वालों को मौका, घर वो कमज़ोर होता है तो बाहर वालों को बातें करने का मौका मिलता है। और मैं बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि वो घर के अंदर आके हमलावर भी होते हैं। होता यह है कि जब उन्हें पता चले कि अंदर कौम यूनाइट नहीं है और हुकूमत चूँकि हमारी कमज़ोर है और बैसाखियों पे खड़ी हुई है, यहाँ जो अपोजिशन तो अभी तक यूनाइट नहीं हुई है, लेकिन हुकूमत का ये हाल है कि जो हुकूमत है, जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, वो रोज़ाना एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते हैं। ऐसा लगता है हुकूमत राम की चीज़ मुल्क में नहीं है। ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। अब तो सोशल मीडिया है, हर चीज़ है, छुपती नहीं है ये बातें सारी। पीपल्स पार्टी कुछ कह रही है, MQM कुछ कह रही है। तो जब इस तरह के हालात ये पता हो कि कमज़ोर गवर्नमेंट पाकिस्तान में है तो फिर उनको भी आसानी से हमारी तरफ रुख मोड़ने का मौका मिलता है। तो अभी भी जो हो चुका, अभी भी हुकूमत को चाहिए कि इमीडिएट एक्शन लेते हुए तमाम सियासी जमातों को किसी भी इससे कि वो क़तई नज़र को उनको पसंद है या नापसंद है, सबको दावत देनी चाहिए। बट साहब, सुनने में आ रहा है कल या परसों तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन मौलाना साहब से मिलने आ रहे हैं और कुछ बातचीत आगे बढ़ने के इम्कान हैं। बिल्कुल, हमारा उनसे ऐसी बात नहीं है कि कोई वो आएंगे, मोस्ट वेलकम करेंगे। हम पहले भी जो हमारा रिलेशन उनके साथ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे लेके जाएंगे। हमने फासले बहुत कम किए हैं और हमारी ख्वाहिश है कि जो फासले अभी कुछ रह गए वो भी इस कमी को हम पूरा कर सकें। हम लेके इसको आगे की तरफ बढ़े। हमने बिल्कुल PTI के साथ कोई राब्ते ख़त्म नहीं किए। PTI के साथ जो हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं वो कमेटियाँ बरकरार है। PTI के साथ जो हमारी बातचीत हुई है वो बातचीत उसी तरह कंटिन्यू रहेगी। डे टू डे मैटर हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, हम आपस में बाहमी मुशावरत करेंगे। ऐसा कोई रद्द अमल नहीं कि जी PTI के साथ नहीं है। बाकी बात हो रही है इत्तेहाद की, तो इत्तेहाद में तो सारी अपोजिशन होती है, कोई एक PTI अकेली तो नहीं होती। हाँ, बड़ी पार्टी PTI होगी। तो इसलिए हमने फ़िलहाल अपोजिशन के इत्तेहाद में ना जाने का फ़ैसला किया है। लेकिन ये भी तो कोई हरफ आखिर नहीं है। कुछ अरसे बाद हमने मजलिस शूरा का भी इजलास बुला सकते हैं जब हालात हम समझेंगे कि इस पोजीशन में आ गए हैं। हमारे साहब एक सवाल, आप लोग क्यों नहीं समझते कि अभी तक इस पोजीशन में हालात हैं? अगर हम रमज़ान देखें तो रमज़ान में ये तगोदो बहुत तेज़ी के साथ जारी थी और उसके बाद ईद के फौरी बाद एक तहरीक चलने का ऐलान दोनों अतराफ से थे। ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही थी, आपके लोग भी कर रहे थे। अभी वो हालात क्यों दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, बात यह है कि हमने PTI के जो हमारे साथ उनका ट्रस्ट डेफिसिट है ना, वो इसमें आड़े आ जाता है। और PTI के अंदर के मामला जो है, जब एक पार्टी यूनाइट नहीं होगी तो फिर हम कैसे इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे? हम किसकी बात सुने? पिछले दिनों तो आपने सुना होगा गौहर साहब कुछ और कह रहे थे, राजा साहब कुछ और कह रहे थे, सेक्रेटरी जनरल और सदर के बयानात में भी इख्तलाफ था। फिर आज़म स्वाति साहब एक ड्रामा करके आ गया, कुरान मजीद हाथ में लेके बैठ गए। तो ये वो सारी सूरत हाल है। चूँकि हमारे यहाँ तो पूरे मुल्क से लोग आते हैं, वो मीडिया को देखते हैं, आपको सुनते हैं, दूसरे मीडिया को सुनते हैं, फिर अपनी ज़हन साजी करते हैं। तो 1500 के करीब अरकान थे, हर किसी ने अपनी अपनी राय दी। लेकिन हमने उसमें ये किया कि फिर उनसे ये कहा, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा इजलास होता है, पहली दफ़ा इजलास हमने 6 माह में बुलाया था सिर्फ इस अहम इशू के लिए। लेकिन हमने फिर उसको थोड़ा सा यूँ करेगा कि इस इजलास के अख्तियारात जो हैं इन्होंने अपने तफवीज़ कर दिए मजलिस शूरा और मजलिस आमला को कि हम अब इजलास करें ना करें, जब आप मुझे देखें कि ये टाइम आ गया है, ज़रूरत है इत्तेहाद की और अपोजिशन को इकट्ठे होकर चलना है, आप मजलिस शूरा का इजलास बुला लें, उससे इजाज़त ले लें। मजलिस शूरा और मजलिस आमला का इजलास बुला के उससे इजाज़त ले सकते हैं। तो मैं समझते दरवाज़े बंद नहीं हुए। ये तासर देना कि जी बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और हम जो जहाँ खड़े थे उससे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कल आप क्या देख रहे हैं? कल मीटिंग होगी या परसों? अभी तक मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि वो कब आ रहे हैं मिलने के लिए। असद कैसर साहब पाकिस्तान से बाहर थे, उनका ट्वीट ज़रूर एक मैसेज आ गया था। उनका एक मैसेज आया था कामरान साहब को, मुझे उन्होंने कामरान साहब ने बताया था कि मेरे पास उनका मैसेज आया 2 दिन पहले। तो उनसे ये कहा गया था कि आप आ जाएँ। फिर मौलाना साहब भी आ जाएँ। मौलाना साहब रात इस्लामाबाद पहुँचे का लाहौर से, तो उनसे कहा था कि आप आ जाएं, फिर बैठ के इस पर बात कर लेते हैं। तो कोई इशू नहीं है हमारे अंदर। देखिए, मैं इस वक्त भी वही बात करूँगा कि हम ऐसे नहीं है कि हम कहते हैं कि हम PTI के साथ चलना नहीं चाहते। हम चलना चाहते हैं, लेकिन हमें ये तो पता हो कि किसके साथ चलना है, सामने कौन है, किसकी बात का वज़न है और किस तरह से है। आप देखिए ना, कौमी सलामती कमेटी के पिछले इजलास में रात 1 बजे तक ये हज़रात हमारे राब्ते में थे और फरमा रहे थे कि जी सुबह चलेंगे, और सुबह हमें मीडिया से पता चला कि नहीं जा रहे।
कम से कम हमें इत्मीनान में ले लेते, नहीं लेना था इतना तो बताते कि हम नहीं जा रहे इजलास में। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो फिर वहाँ काउंटर होती हैं इजलासों में जब बात होती है। तो चूँकि एक तो खला हमारे दरमियान में 11, 12, 14 साल का बहुत बड़ा है, तो फिर वो जब इस तरह की बात सामने आती है तो वो उस खला की तरफ फिर चली जाती है, जिसको हमने बहुत मेहनत के साथ कम किया है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे ले जाएंगे। हमारा एक बात मैं और बताऊँ, हमारे ये बात हुई, मौलाना साहब ने भी की, इजलास में भी बात हुई है कि हमारी पीपल्स पार्टी के साथ सियासी इख्तलाफ हैं, हमारे नून के साथ सियासी इख्तलाफ हैं, दीगर पार्टियों के सियासी इख्तलाफ हैं, लेकिन वो स्टेज नहीं है जो स्टेज हमारा और PTI का था। हम इस इख्तलाफ को, इनके साथ भी सियासी इख्तलाफ को उसी स्टेज पे लाना चाहते हैं जिस स्टेज पे वो है। अब देखिए परसों जमात इस्लामी के प्रोफेसर खुर्शीद साहब का इंतकाल हुआ, मौलाना साहब ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो एक ताल्लुक़ होता है ना कुछ चीज़, तो हमने उसको आगे लाए हैं और इंशाल्लाह आगे जाएंगे और इस मामले को आगे लेके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जगौरी साहब, कभी खला बढ़ता है, कभी कम भी हो जाता है। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में पानी के इशू के ऊपर आपका खला पीपल्स पार्टी से कम हो सकता है? देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी अभी तक अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर सकती। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, अगर कोई गलती हो गई है तो कौम को कह दें कि ठीक है जी, हम बैठे थे, हमारे सदारत में इजलास हो रहा था या मुझे ब्रीफ़ किया गया, मैंने उस वक्त राइट लिया, कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन वो उस पर पर्दा डालने के लिए, मट्टी डालने के लिए एक से एक, उन्होंने आपको याद होगा ट्वीट भी किया उन्होंने, अब वो उस पर मट्टी डाल रहे हैं और पर्दा डाल रहे हैं और मुस्तकिल इस तरह के बयान पीपल्स पार्टी दे रही है जैसे वो कौम परस्तों से बड़ी कौम परस्त है। क्यों? इसलिए कि सिंध कार्ड उनके हाथ से निकल रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड पर ही पूरे मुल्क में सियासत करती है। आपको पता है कि पंजाब में और KPK में तकरीबन वाश हो चुकी है, अब सिर्फ सिंध है उनके पास। सिंध में इस वक्त ये सूरत हाल है कि सियासी के इसको उठाया सियासी पार्टियों ने, पहले कॉम्प्रेसर उठाया, फिर JUI इसमें कूदी और वहाँ का फिर उसके बाद जब ये मसला उठ गया बहुत ज़्यादा, तो अब तो सिविल सोसाइटी, वकला रोडों पे बैठे हुए हैं, रेलवे लाइनों में बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी आ गई और मुझे ख़तरा ये महसूस हो रहा है कि ऐसा ना हो कि ये सियासी जमातों के हाथ से निकल जाए मामला और फिर जब कहीं और निकल जाता है तो फिर मामला ख़राब होते हैं। आज पंजाब से टोटल जो उधर सिंध जाने वाली ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दी गई है। मसलन वो अड्डे तमाम जो हैं वो उन्होंने बुकिंग बंद कर दिया जिस पर सामान जाता था। इस सारी सूरत हाल में मुल्की मईशत का भी नुकसान हो रहा है। इस पर जो बड़ी इक़्तिदार में बैठी जमातें हैं वो क्यों नहीं कोई फैसला कौन रोल अदा कर? देखिए ये मसला वही है ना, वो तो इस तरह से एक दूसरे की अपोजिशन बनी हुई है ना। मुस्लिम लीग नून वाले उनके ख़िलाफ़ सूबाई जमात उठती है, उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी इवन कि उसका चेयरमैन भी उठता है और वो मरकज़ी हुकूमत के साथ उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हालांकि हक़ाइक़ ये हैं कि वो हुकूमत में पूरा एंजॉय कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस उनके पास है, स्पीकर उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, डिप्टी स्पीकर उनके पास, गवर्नर उनके पास है, हुकूमत का बाकायदा हिस्सा हैं। उनके किसी वोट के बगैर कोई चीज़ ऐसी चलती नहीं है कि ना हो सके, लेकिन वो उन पर तनकीद कर रहे हैं और इतनी सादगी से कर रहे हैं। हम तो सुनते थे कि कहते थे लोग कि एक जरदारी सब पे भारी, क्या जरदारी साहब इतने सादा थे कि उनके सामने से ये सब कुछ हो गया, उनको पता नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें होती है, उसकी वजह से, उस रद्द अमल की वजह से फिर अवाम खड़े हो जाते हैं। अवाम जब ये सोचते हैं कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, तो फिर रद्द अमल अवाम का आ जाता है। इस वक्त रद्द अमल अवाम का है और हम समझते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की बातें आई थी सामने, लेकिन हमने उनसे कहा साथियों से कि उस हद तक इंतहा पे ना जाओ, ये भी ना करो कि पीछे हट जाओ और कोई और इसको तहरीक को उठा ले और जो जिस तरफ जा रही है, और ये भी है कि जारी भी रखो, लेकिन इस हद तक रखो कि आवाम को तकलीफ़ ना महसूस हो, आवाम के लिए मुश्किलात ना महसूस हो। अगर कहीं रोड ब्लॉक भी करनी पड़ती है, एम्बुलेंस को रास्ता दें, ट्रांसपोर्टर बसों का रास्ता दें जिसमें औरतें बच्चे होती हैं, गाड़ियों को रास्ता दें। हमने इस तरह का बात हुई थी पिछले हफ्ते जब सूबाई जमात यहाँ लाहौर। अच्छा गौरी साहब, फैसल वावडा साहब कहते हैं कि ये मामला जो है ये बजट तक गर्म रहेगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा। फैसल वाडा साहब बड़े आदमी हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं और जो उनके मुंह में आता है कहते हैं। मैं तो एक ही बात उनके लिए कहूँगा कि मेरे दोस्त तो भाई भी हैं, ज़रा उनको शेख रशीद साहब से सबक हासिल करना चाहिए और कम से कम उनको बात करते हुए सोचना ज़रूर चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह की बातें उनसे अच्छी नहीं लगती कि वो हुकूमती पॉलिसियाँ हमें बता रहे हैं, शायद से इसका मतलब ये होगा कि बजट वो ला रहे हैं। और साहब, जमीयत उलमा इस्लाम ने सिंध में धरना देने का फैसला किया था बॉर्डर पे, सिंध और सखर के मकाम पर गलबा।
वो अभी कायम है या आप मौजूदा हालात में उसे डिले कर रहे हैं? जी वो कायम है और टोकन धरने हैं, ये नहीं है कि मुस्तकिल धरना होगा। 24 को हम कनकोट में कर रहे हैं और दोपहर में धरना होगा और शाम तक मगरब तक ख़त्म हो जाएगा। और उसमें भी हम एम्बुलेंसों को भी रास्ता देंगे, ट्रांसपोर्ट वो जो जिनमें औरतें ख़वातीन बच्चे होंगे उनको भी रास्ता देंगे, गाड़ियों को कारों को भी रास्ता देंगे। और इसी तरह फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा कमो शहीद बॉर्डर जो है सादकाबाद के करीब, उसके ऊपर भी इसी तरह का टोकन धरना होगा 4-5 घंटे का, 6 घंटे का। और इसी तरह फिर नेक्स्ट डे सखर मोटरवे जहाँ से शुरू होती है वहाँ 26 को धरना होगा। तो ये सब टोकन धरने हैं, मुस्तकिल किसी चीज़ को हम बंद नहीं करने अच्छा गौरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का जो राबिता हुआ था राशिद सोमरू साहब से, उसमें क्या बातचीत हुई? राना साहब चाह रहे थे कि बैठ के बात की जाए, तो उन्होंने ये कहा कि फिर अगर बैठना है और बात करनी है तो फिर सबको एतमाद में लेके चलो। अगर आप एक पार्टी से मिलना चाहते हैं, एक से बात करना चाहते हैं, उससे मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल है कि सबको एतमाद में लो और उसके बगैर मसला ख़राब हो गया, क्योंकि मसला इस वक्त मैंने कहा ना सियासी जमातों के हाथ से आगे निकल चुका है। इस वक्त तो मसला कहीं और पहुंच गया, आवाम के अंदर पहुंच गया है। हम नहीं भी चाहते तो लोग वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो अब वकला का इस तरह का काम करना कि वो रेलवे लाइन के ऊपर बैठ गए हैं, वो रोडों पे धरने दे गए हैं, वकला की तहरीकें बड़ी बड़ी चढ़ी, इस तरह की तहरीक नहीं होती थी। तो ये वो सारी चीज़ें जो काउंट हो रही है और हम भी देख रहे हैं, हम भी वॉच कर रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते कि किसी भी सूबे के साथ, असल में अगर ये काम सब सूबों को एतमाद में लेके कर लिया जाता, इरसा का इजलास बुला लिया जाता है, प्रिक का इजलास बुला लिया जाता है, इस तरह से अचानक बगल में से निकाल के, जैसे 26वीं तरमीम अचानक निकाल के ले आए थे, इस तरह से निकाल के अगर बैक डोर से कोई फैसले करेंगे तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल तो आएगा। और हमने इसी तरह का एक रद्द-ए-अमल पहले दिया था और कालाबाग डैम का आपको याद होगा कि मसला इतना अहम था, वो किया वो सारा ख़राब किया हमने। अब जो आप लोगों से भी राब्ते कर रहे हैं, अब मुख्तलिफ़ लोगों से भी राब्ते हो रहे हैं, अब इवन अयाज पुलिस जो सबसे भी हाल में रब्ता हुआ, बाकी लोगों से भी रब्ता हुआ, तो यही राब्ते क्या इस सारे प्रोजेक्ट से पहले नहीं होने चाहिए थे? और आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत जो है इस सारी मुसीबत से या इस सारी परेशानी से निकल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं निकल पाएगी। इनको एक दफ़ा इसको जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया है, इसको एक दफ़ा मुअत्तल इनको करना पड़ेगा। और फिर अगर सबको एतमाद में लेते कोई रास्ता ऐसा निकल आता है तो फिर उसके बाद की बात है। और राशिद साहब ने उनको मैं ये कहा था कि आप एजाज लतीफ़ लिजो साहब से भी रब्ता करें और दूसरे कॉम्प्रेस पार्टी से भी करें, GDA से भी करें, ताकि सारी एक स्टेज पे बैठ के एक बात कर सके। ऐसा ना हो कि मैं कोई और बात करूँ, दूसरा कोई और बात करे और जो आप चाहते हैं वो मकसद पूरा ना हो। इसलिए बेहतर यह है कि हम सब जब एक बात करेंगे तो मकसद भी पूरा आपका हो जाए, मामला ठंडा भी हो जाएगा, तो हम अपने कारकुनों को बैक वक्त कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा गौरी साहब, आप क्या समझते हैं कि इन जमातों की डिमांड क्या है कि ये मंसूबा मुकम्मल तौर पे मौखर कर दिया जाए या फिर एतमाद में लिया जाए? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने पहले बात की, उन्होंने कहा जी एक नहर है चालिस्तान की, 2 थर के लिए भी हैं, बकिया जो नहरें हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक नहर के बारे में बात है। फिर अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि इसमें तो सैलाब का पानी आएगा, सिंध हमें कैसे डिक्टेट कर सकता है? तो यहाँ पे बात एतमाद साजी की है या फिर बात यकसर मौखर करने की? देखिए, बात एक तो एतमाद साजी की है, दूसरी बात यह है कि वो मौखर करने का कह रहे हैं। और ये चीज़ें अगर उनके सामने पहले रख देते कि हम सुलेमान के से जो पानी ले रहे हैं वो आपका पानी नहीं है, तो शायद यह मामला जहाँ तक ना पहुँचता। बाकी वो कहते हैं कि आप थर के लिए नहर बना रहे हैं, तो थर में के पानी थर को दे रहे हैं, तो आप जो सखर की बुनियादी तौर पर सिंध की जो अर्बन एरिया है वो उसको तो पानी आप दे नहीं रहे। कपास इस दवाई वहाँ शार्ट हुई है, गंदम शार्ट हो रही है और पीने का पानी नहीं है। सखर शहर में पीने का पानी नहीं है, हैदराबाद में पीने का पानी नहीं है, कोटरी में जब दरिया के ऊपर है लाड़काना में पीने का पानी नहीं है। और आप देखें ये अब जैकोबाद वगैरह के एरिया में और हेपेटाइटिस के मरीज़ कितनी शिद्दत से बढ़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से उस पर रोका नहीं जा सकता। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि पानी सही ना होने की वजह से ये मसाइल हैं। तो वहाँ ये दुखती रख थी, इनको पता था, हुकूमत को पता होता है, इदारों को पता होता है कि वहाँ के मसाइल क्या हैं। और लेकिन ये कि इन्होंने जो ये बैकडोर से काम किया तो उसकी वजह से वो रद्द-ए-अमल इतना शदीद हो गया कि अब इनको इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इनको ये फ़िलहाल मुअत्तल करना पड़ेगा नोटिफिकेशन, और इसको काम को फ़िलहाल रोकना पड़ेगा। अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं होता फिर आप क्या देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि यह मामला मज़ीद बिगड़ेगा और मज़ीद ख़राब होगा। और अक्लमंदी की दलील यही है कि सबको उसको मुअत्तल करके फिर इन सबको बिठा लिया जाए, इनको बिठा के सारी इनसे बात की जाए। पहले ही वो कहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी साथ रहेगी अगर मुअत्तल नहीं होता? हुकूमत के साथ रहेगी पीपल्स पार्टी कहाँ जाएगी? पीपल्स पार्टी सदारती माल नहीं छोड़ सकती, सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ सकती, गवर्नरिया नहीं छोड़ सकती, चेयरमैन सेनेट नहीं छोड़ सकती, वो तो सौदा करके आई है, वो कैसे जाएगी? वो तो कभी भी नहीं जाएगी।
पीपल्स पार्टी तो इस उम्मीद पे है कि नून लीग नाकाम होगी और हमें वजारत आला वजारत उज़्मा मिलेगी, तो सेकंड इसलिए तो वो हुकूमतों में नहीं गए हैं, इसलिए तो वजारतों में नहीं गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, और पीपल्स पार्टी मजबूर हो गई है अवामी रद्दअमल की वजह से। सिंध कार्ड उनके हाथ से निकल रहा है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी सारा शोर मचा रही है। अच्छा गौरी साहब, ये तो तहफ़्फ़ुज़ात आपने बयान किए उसके ऊपर जिसमें एतमाद साजी का फुकदान था, पानी का मसला। माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात? देखिए, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि ये 18वीं तरमीम में ये सूबों का जो मसला है, इसके मालिक सूबे हैं। जो 18वीं तरमीम है आईन पाकिस्तान में है, सूबे इसके मालिक हैं। आप अगर बाहर से कोई लोग आते हैं पाकिस्तान में फंडिंग करना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में होता है, कोई नई बात तो नहीं है कि दूसरे आके बाहर के लोग आते हैं मुल्क में फंडिंग करते हैं, तो उस सूबे के मामलात को वफाकी गवर्नमेंट को सूबे को एतमाद में लेके करना चाहिए, ना कि सूबे के अख्तियारात को गवर्नमेंट अपने हाथ में वफाक वाले लेके फिर उनसे मामलात करे। तो इसमें सिर्फ हम ये चाहते हैं कि अपना सूबाई खुद मुख्तारी को डैमेज ना किया जाए। हाँ, जो भी मामला है उसको मद्देनज़र रखते हुए सूबाई खुद मुख्तारी को, हुकूमतें हमारी तो नहीं, हुकूमतें तो नहीं की हैं दोनों सूबों में, और अगर सूबाई खुद मुख्तारी को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी डिसीजन लेते हैं और आइन के 18वीं तरमीम को डिस्टर्ब नहीं करता, तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में आज बिल दोनों सूबों में, एक में तो अभी तक असम्बली में नहीं गया, दूसरे में चला गया है, और अगर इस तरह की बिल को तो फिर हमने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। आपके जिन लोगों ने बलूचिस्तान असम्बली में वोट दिया, आपने उनको शोकास नोटिस और जवाब तलबी उससे की है, क्या कोई ऐसी रवायत कायम करेंगे कि उनकी रुकनीत मुअत्तल हो जो वाकई इसमें साबित हो जाते हैं? मेरा ख्याल ये बात तो आज मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि मुझे MPS नहीं चाहिए, जमात की पॉलिसी चाहिए। आज उन्होंने खुलेआम ये बात की है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमें थोड़ा बहुत इंदिया दिया है कि देखें, हमारे साथ सब लोग थे, यानी कि डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब भी थे जो हमसे ज़्यादा कौम परस्त हैं, और दूसरे लोग भी थे। उन्होंने हमें एतमाद को धोखा दिया है। जो बिल हमने बैठ के कमेटी में पास किया था, वो बिल एंड जब टेबल हुआ और पेश किया गया असम्बली में, वो बिल नहीं था। नहीं, धोखा देने वालों में मालिक साहब भी हैं, ये मालिक साहब के साथ? ना, मालिक साहब और हम सब लोग जितने अपोजिशन के लोग हैं। तो ये हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने यह काम किया है। तो इसलिए हमने उन्हें कहा, आप जो भी है हमें इसका रिटर्न लिख के दें, और इसे फिर अपना बाकायदा जो है, जो आप हमें कह रहे हैं, ये आप रिकॉर्ड कराएं, असम्बली के फ्लोर पर भी रिकॉर्ड कराएं, मीडिया पे भी रिकॉर्ड कराएं, प्रूफ भी दें अपनी बात का, और ये हमें भी इस तहरीरन हमें दें। हम पहले देखेंगे कि आपकी गुफ्तगू किस हद तक दुरुस्त है। आपकी गुफ्तगू किस हद तक दुरुस्त है। माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये नहीं कि अक्सर उसका इनकार कर दिया जाए, वो जिसका हक़ है उसी के थ्रू करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।